पृथ्वी पर एक दिन अचानक से बहुत ही खतरनाक भूकंप आया, जिससे धरती की सारी बिल्डिंगें ध्वस्त और पानी का अकाल पड़ गया। पर एक अपार्टमेंट जो उस खतरनाक भूकंप के झटकों में भी बच गया, लेकिन वहां एक पागल डॉक्टर ने कब्जा करके इंसानों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। उसका मकसद था मरे हुए लोगों को जिंदा करना और उन्हें ज्यादा ताकतवर बनाना। पर इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में उसने बहुत लोगों की जान ले ली और कई लोग इस एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट से जानवर में बदल गए, जो कि इंसानों की हड्डियों तक को नहीं छोड़ते थे। कहानी की शुरुआत में डॉक्टर यांग केसु को दिखाया जाता है, जिसकी बेटी किसी कारण से बेहोश थी और वो बहुत ही जल्द मरने वाली थी। लेकिन डॉक्टर यांग केसु उसे अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए दोबारा से जिंदा करना चाहता था। पर इससे पहले कि वो यहाँ ऐसा कर पाता, यहाँ पर पुलिस की एक टीम पहुंच जाती है जो उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि डॉक्टर यांग के इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में पहले ही बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी थी। पर फिर भी डॉक्टर यांग केसु उनसे कहता है कि इस बार उसने अपना फॉर्मूला ढूंढ लिया है, जिसे उसने खुद पर भी इंजेक्ट किया है और अब वो उस इंजेक्शन को अपनी बेटी पर भी लगाने वाला था। लेकिन उधर एक पुलिस ऑफिसर उस पर गोली चला के उसे रोक देता है और फिर वो लोग जब उसे अपने साथ ले जाने वाले थे तो उसी वक्त शहर में एक बहुत भयंकर भूकंप आता है, जिसमें इस बिल्डिंग के साथ शहर की सारी बिल्डिंगें मिट्टी में मिल जाती हैं। जिसके बाद हमें 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां अब शहर में उस भूकंप के बाद इंसानों को जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पिछले 3 साल से यहाँ कभी बारिश भी नहीं हुई, जिस वजह से यहाँ सूखा पड़ गया और लोगों को खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिल पा रहा था। मतलब कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है और साफ पानी मिलना तो यहाँ बहुत मुश्किल है। लोग जैसे तैसे करके सरवाइव करके यहाँ जी रहे हैं, क्योंकि अब इधर सोना चांदी या पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई, वो बस पत्थर या कागज के समान है। अब हम एक खंडर बन चुके जगह पर जीवान नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि इधर शिकार की तलाश कर रहा था। तभी उसे यहाँ पर एक बड़ा सा मगरमच्छ दिखाई दिया, जिसे देखने के बाद उसने अपने तीर को आग से गर्म किया और दे मारा उस मगरमच्छ की आंख में। पर उसके इस तीर से भी उस मगरमच्छ को कुछ नहीं हुआ और वो अब जीवान के पीछे पड़ गया, जिससे बचने के लिए जीवान एक कार के अंदर चला गया, लेकिन वो मगरमच्छ भी कार के अंदर आ गया। अब इससे पहले कि वो जीवान को अपना शिकार बनाता, इधर नामसन आ गया। उसने उस मगरमच्छ को बाहर निकाला और उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर हमें पता चलता है कि नामसन और जीवान दोनों की गुरु चेले की जोड़ी है और दोनों ही सरवाइव करने के लिए शिकार करते हैं। फिर हमें एक छोटी सी बस्ती को दिखाया जाता है, जहाँ की कुछ लोग साथ मिलकर रहते थे और इन्हें साफ पानी नहीं मिलता तो ये लोग गंदे पानी को फिल्टर करके पीने लायक बनाते थे। फिर इधर हम सोना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक टीनेज लड़की है और उसकी उम्र 18 साल है। वो यहाँ अपनी दादी के साथ रहती है। दरअसल उसे और उसकी दादी को नामसन ने ही भूकंप के टाइम बचाया था, जिस वजह से सोना उसे अपने पिता की तरह मानती है और नामसन भी उन लोगों को बहुत मानता है, क्योंकि भूकंप के दौरान वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी को खो चुका था और वो अपनी जिंदगी में अकेला था, इसलिए वो इन लोगों को अपना मानता था। अब इधर नामसन बस्ती में उस मगरमच्छ के मीट को लोगों को पानी या किसी और चीज के बदले में बांटता है, क्योंकि अब इधर पैसे या सोना चांदी की कोई कीमत नहीं थी। इधर एक आंटी कुछ गहने लेकर आई, पर नामसन ने उन्हें नहीं लिया और फिर भी उसने उसे खाने के लिए सांप दे दिया। फिर इधर सुना और उसकी दादी भी मीट लेने के लिए आती हैं। सुना ने नामसन के शिकार करते हुए एक स्केच बनाया था, जिससे खुश होकर नामसन उन्हें एक बड़ा सा मीट का टुकड़ा देता है। और इधर ये भी पता चलता है कि जीवान सुना को बहुत पसंद करता है, पर उसने सुना को ये बात नहीं बताई है। अब सुना और उसकी दादी जब मीट लेकर यहाँ से जा रहे थे तो उसी वक्त यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, जो कि एक एक करके इनमें से कुछ लोगों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। वो लोग उस सांप वाली आंटी को भी अपने साथ ले जा रहे थे। तभी उनमें से एक गुंडे की नजर सोना पर पड़ती है, तो वो उसे भी जबरदस्ती करके अपने साथ ले जाने लगता है, जिसे देखकर जीवान उन लोगों से भिड़ जाता है, पर वो लोग जीवान को ही कूट देते हैं। तब यहाँ नामसन आता है और वो इन सबको एक एक करके बहुत धोता है। फिर वो उन गुंडों के लीडर से कहता है कि अपने बॉस से कह देना कि ये नामसन का एरिया है और यहाँ दोबारा कदम नहीं रखना। नाम सुनकर उस गुंडे की तो फटके 4 हो जाती है और वो अपने आदमियों के साथ यहाँ से भाग जाता है। फिर नामसन और जीवान सुना और उसकी दादी के पास आते हैं और उन्हें अच्छे से घर जाने के लिए कहते हैं। इधर हम ये भी देख पाते हैं कि वो जो आंटी थी वो नामसन की फाइट देखकर उस पर फिदा हो गई और वो नामसन पर लाइन मार रही थी, जिसे देखकर नामसन को अजीब लग रहा था और वो यहाँ से चला गया। फिर बाद में जब नामसन और जीवान अपने घर की तरफ लौट रहे थे तो उन्हें सुना के घर के सामने सूट बूट पहने हुए कुछ लोग दिखे, जो सुना और उसकी दादी को अपने साथ लेने के लिए आए थे। और उनमें से एक लेडी अपने आप को टीचर बताकर उनसे कहती है कि उनका सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ एक कैंप है, जिसमें वो टीनेज परिवार वाले लोगों को पहले अपने साथ ले जा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चे ही इस नई दुनिया का भविष्य हैं। इसलिए वो लोग सुना और उसकी दादी को अपने साथ ले जाना चाहते थे। वो उन्हें बताती है कि भूकंप के दौरान एक अपार्टमेंट बच गया था, जिसमें कि उनके पास साफ पानी भी है और वहाँ खाने पीने की पूरी फैसिलिटी है। वो लोग वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके पेरेंट्स को जरूरत के हिसाब से काम देते हैं और बूढ़े या बुजुर्ग लोगों को भी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब इस बात पर नामसन उनसे पूछता है कि अगर वहाँ साफ पानी है
तो उधर गुंडे लोग भी तो हमला करते होंगे। इस पर टीचर बताती है कि उनके साथ एक्स मिलिट्री के भी लोग हैं जो कि उस जगह की सिक्योरिटी करते हैं, इसलिए उधर कोई भी गैंगस्टर या गुंडे घुसने की हिम्मत नहीं रखते। अब इधर सोना नामसन और जीवान को भी वहाँ अपने साथ ले जाने के लिए पूछती है, तो वो उन्हें ये कहकर मना कर देती है कि उन्हें सिर्फ परिवार के लोगों को ही लाने के लिए कहा गया है। तो अब इधर नामसन सोना और उसकी दादी को उनके साथ जाने के लिए कहता है, क्योंकि उधर साफ पानी है और खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था है, और ऐसे हालात में सोना का यहाँ रहना भी ठीक नहीं है। इसलिए वो उनसे कहता है कि वो लोग वहाँ जाए और वो उनसे मिलने आता रहेगा। फिर इधर सोना जाने से पहले जीवान को उसका बनाया हुआ एक स्केच देती है, जिससे जीवान बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद सोना अपनी दादी के साथ इन लोगों के साथ चली जाती है। अब रात में जब जीवान नामसून के साथ था तो वो सोना के जाने के बाद बहुत दुखी था, इसलिए वो नामसून से सांप वाली आंटी के साथ शादी करके उसे गोद लेने की बात करता है ताकि वो लोग भी उस अपार्टमेंट में जा सके। पर नामसून उसे डांट देता है और फिर वो दोनों यहाँ से शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। उधर हम सोना और उसकी दादी को उस टीचर के साथ देखते हैं जो कि यहाँ सोना की ही तरह और बच्चों को भी परिवारों को अपने साथ ले जा रहे थे। इधर सोना की ही एज की एक लड़की चोई थी जो सोना से दोस्ती करती है और वो उस अपार्टमेंट में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। अब कुछ घंटों तक चलने के बाद सोना की दादी तो बहुत थक जाती है, जिन्हें देखकर टीचर सोना और बाकी लोगों से कहती है कि यहीं पास में उनका मेडिकल कैंप है, जो भी बूढ़े या जो भी लोग थक चुके हैं उन्हें उनके आदमी वहां पहुंचा देंगे जहां कि वो आराम कर सकते हैं, और अगली सुबह वो लोग उन्हें लेने के लिए गाड़ी भेज देंगे। बाकी के लोग उनके साथ चलते रहें। अब सोना अपनी दादी को अकेला छोड़ना तो नहीं चाहती थी, पर उसकी दादी उसे उनके साथ जाने के लिए कहती है क्योंकि अगले दिन तो वो आ ही जाएगी। तो सोना अपनी दादी की बात मानकर उनके साथ जाने लगती है। फिर इधर इनके दो लोग सोना की दादी और एक और बुजुर्ग आदमी को मेडिकल कैंप की ओर ले जाते हैं। उधर हम जीवान और नामसन को देखते हैं जो कि जब शिकार की तलाश कर रहे थे तो जीवान देखता है कि वो दो लोग जो सोना की दादी को मेडिकल कैंप के लिए ले गए थे वो उस बुजुर्ग आदमी और सोना की दादी को मार देते हैं, जिसे देखकर जीवान उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे मारने के लिए उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी नामसून यहाँ पर आकर उन दोनों को मार देता है, पर कुछ ही मिनट बाद वो दोनों फिर से जिंदा हो जाते हैं और फिर से इन पर हमला कर देते हैं। अब ये दोनों उनका मुकाबला करते हैं, पर ऐसा लग रहा था कि इन्हें किसी भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि इनमें से एक आदमी तो अपने पैर को ही काट देता है और जीवान को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी इधर पर एक लड़की आती है जो कि इनका साथ देकर उन दोनों के सर को काट देती है और इन्हें बताती है कि इन्हें मारने के लिए उन्हें इनके सर को काटना होगा, तभी ये लोग मरेंगे। इस पर नामसून ने पूछा कि क्या है ये, क्या ये कोई ज़ॉम्बीज़ हैं? तो वो तब उन्हें सारी कहानी बताती है। इस लड़की का नाम दरअसल ली था, जो कि पहले एयरफोर्स में एक स्पेशल यूनिट में मेजर थी। भूकंप आने के बाद जब वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे तो उन्हें एक अपार्टमेंट मिला जो कि उस खतरनाक भूकंप में भी बचा हुआ था, और वहाँ उन्हें पानी का एक सोर्स मिला। इसलिए उन लोगों ने वहाँ रहने वाले लोगों के साथ मिलकर इस जगह को रहने लायक बना दिया। और एक दिन उधर एक डॉक्टर आया जो कि शहर का इकलौता बचा हुआ डॉक्टर था जो कि उनके काम आ सकता था, इसलिए उन लोगों ने उसे अपने साथ रहने दिया। पर धीरे धीरे उसने वहाँ अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों की जरूरत थी। वो एक एक करके अपार्टमेंट के बच्चों को अपने साथ ले जाता और वो बच्चे कभी वापस ही नहीं लौटते। इसलिए एक दिन तंग आकर ली ने डॉक्टर यांग से उन बच्चों के बारे में पूछा, तो तब पता चला कि डॉक्टर यांग खुद बचे रहने के लिए उन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और उसका मकसद एक ऐसी मानव जाति को बनाना था जो कि मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी सरवाइव कर पाएगी और उनमें सुपर ह्यूमन स्टेबिलिटी होगी। इस काम में डॉक्टर यांग के साथ ली का को मेजर भी शामिल था, और वो यहाँ ली को समझाने के लिए अपने एक आदमी पर गोली मार देता है, पर कुछ ही देर बाद वो आदमी उसका वापस जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर ली हैरान हो जाती है। तब डॉक्टर यांग उसे बताता है कि अपने इसी फॉर्मूले से वो उस दिन उस खतरनाक भूकंप में बच गया था, क्योंकि उसने भूकंप से पहले अपने आप पर अपने फॉर्मूले को इंजेक्ट किया था। पर इसे बनाने के लिए उन्हें 10 से 20 साल की उम्र के बच्चे चाहिए, जिससे ये लोग उस फॉर्मूले को और ज्यादा मात्रा में बना पाएंगे। फिर वो मेजर ली को भी अपने साथ मिलकर रहने के लिए कहता है, पर ली उसका साथ देना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी थी। इसलिए वो डॉक्टर यांग को मारने की कोशिश करती है, पर मेजर और उसके लोग उसे बचा लेते हैं और ली को ही मारने के लिए उस पर गोलियां चलाते हैं। लेकिन ली यहाँ से जैसे तैसे करके भाग निकलती है। अब इधर ली नामसन से मदद मांगती है, क्योंकि उन लोगों ने ली के साथियों को भी वहाँ कैद किया था और वो लोग उसी फॉर्मूले को ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए बच्चों को इकट्ठा कर रहे थे। अब नामसन उसकी मदद करने के लिए इसलिए मान जाता है क्योंकि वहाँ सोना भी फंसी थी। वो लोग वहाँ पूरी तैयारी से जाना चाहते थे, इसलिए नामसन को टाइगर गैंग की याद आ गई। तो फिर नामसन और जीवान सोना की दादी को दफनाकर टाइगर गैंग के पास जाते हैं, जहाँ की टाइगर एक दूसरी गैंग के साथ लड़ रहा था। तो नामसन यहाँ आकर उन सबको रोकता है, और जब टाइगर उसे देखता है तो वो उसे कहता है कि ये तो खुद मौत के मुंह में चल कर आ गया,
दरअसल टाइगर नामसन को पहले से जानता था, क्योंकि नामसन की ही वजह से टाइगर बॉक्सिंग छोड़कर क्रिमिनल बन गया था। अब उसकी बातें सुनने के बाद नामसन ने कहा कि वैसे तो मैं यहाँ तुझसे हेल्प मांगने के लिए आया था, पर अब तेरे डायलॉग सुनकर मेरा मूड बदल गया। अब पहले तेरी थोड़ी पिटाई ही कर देता हूँ। तो अब टाइगर अपने आदमियों को उन्हें मारने के लिए कहता है। साथ ही वो दूसरे गैंग को भी उसे मारने का ऑफर देता है। अगर वो लोग नामसन को मार पाए तो उसके बदले में वो अपनी आधी गैंग दे देगा। जिसके बाद ये सभी लोग नामसन, जीवान और ली पर हमला कर देते हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि बदमाशी में तो नामसन इनका भी बाप है। तो ये सभी आपस में लड़ते हैं और नामसन टाइगर के गुंडों को मार मार कर भगा देता है और आखिर में टाइगर को डरा कर ही बेहोश कर देता है। फिर उधर हम सुना और बाकी के लोगों को देखते हैं जो कि उस अपार्टमेंट में पहुंच चुके थे। यहाँ उनके स्वागत के लिए खुद डॉक्टर यांग आता है और इन्हें बताता है कि वो लोग यहाँ उन्हें रहने के लिए एक अच्छा घर, अच्छा खाना और पानी देंगे। वो लोग इन सबको पानी पीने के लिए पानी की बोतलें देते हैं, पर इस वक्त सुना उस पानी को नहीं पीती। वो लोग यहाँ इन लोगों को ये कहकर बेवकूफ बना रहे थे कि बच्चे ही उनका भविष्य हैं। वो सभी को अलग अलग कमरे देते हैं और फिर बाद में इन्हें बताया जाता है कि सारे बच्चे ऊपर के फ्लोर में रहेंगे और उनके पेरेंट्स नीचे के फ्लोर में, ताकि वहाँ बच्चे अच्छे से पढ़ पाए। वो लोग जिनके भी बच्चे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते थे, उनके पेरेंट्स को एक अच्छा रूम और उन्हें काम किए बिना अच्छा खाना देते थे। इस पर चोई के माता पिता पूछते हैं कि उन्हें उनके बच्चों से कब मिलने दिया जाएगा। तब टीचर उन्हें बताती है कि वो लोग टाइम टाइम पर पेरेंट्स की मीटिंग कराते रहते हैं, तब वो लोग अपने बच्चों से मिल सकते हैं। अब सभी बच्चों को ऊपर के फ्लोर में ले जाया जाता है और उनके पेरेंट्स को एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं जहाँ के लोग पानी को प्योरीफाई करके पीने लायक बनाने का काम करते थे। फिर वो टीचर डॉक्टर यांग के पास आती है और उसे सुना और चोई के बारे में बताकर कहती है कि अब उनके पास टोटल 19 बच्चे हो गए हैं जिनकी उम्र 18 से 20 साल है, जिसे सुनकर डॉक्टर यांग खुश हो जाता है। फिर उधर हम नामसून को देखते हैं जो कि टाइगर के लोगों को पेल रहा था। वो उनसे पूछता है कि उनके पास ये साफ पानी कहाँ से आया। तो टाइगर उसे बताता है कि वो लोग उन लोगों से इंसानों की डीलिंग करता है, जिसके बदले में वो लोग उसे पानी दे देते हैं। पहले तो वो उनके लिए किसी भी इंसान को ले जाते थे तो वो लोग उसे रख लेते थे, पर आजकल वो सिर्फ 10 या 20 साल के बच्चों को ही लाने के लिए कहते हैं। इसलिए उस दिन टाइगर की गैंग नामसून की बस्ती में आकर सोना को भी ले जाना चाहती थी। अब ये सब जानने के बाद नामसून टाइगर को पंच मारकर बेहोश कर देता है। उधर टीचर सोना और चोई को क्लासरूम में ले जाती है जहाँ की बाकी बच्चे थे, पर वो बच्चे बहुत ही शांत और थके हुए लग रहे थे। साथ ही उन सभी के कान के पीछे एक कट लगा हुआ था, जिसे देखकर सोना को उन पर शक होने लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर टीचर इन्हें बताती है कि डॉक्टर यांग उनके बेहतर भविष्य के लिए एक ऐसे फॉर्मूले को बनाने पर रिसर्च कर रहे हैं जिससे वो लोग भूख और प्यास के बिना भी महीनों तक सही सलामत बचे रहेंगे। अब इधर सोना टीचर से सवाल करती है कि बाहर लोग पानी के लिए मर रहे हैं, पर यहाँ पानी इतना है कि लोग नहा सकते हैं, वो बाहर जरूरतमंद लोगों को पानी क्यों नहीं देते। इस पर टीचर उसे कहती है कि बाहर की दुनिया बहुत बुरी है और ऐसे लोगों की वजह से ही डॉक्टर यांग ने अपनी बेटी को खोया है। अगर वो लोग डॉक्टर यांग की रिसर्च में उनकी मदद करेंगे तो वो इससे एक नया भविष्य बनाएंगे। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर चोई बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो टीचर से कहती है कि वो भी डॉक्टर यांग की रिसर्च में मदद करना चाहेगी। जिसके थोड़ी देर बाद इधर बच्चों से मिलने डॉक्टर यांग खुद आता है, जो कि इन सब बच्चों को खाना और पानी देता है और इन सब से कहता है कि जब तक वो अपने रिसर्च में कामयाब नहीं हो जाता है तब तक उन्हें यहाँ जो भी खाने या पीने के लिए दिया जा रहा है उसे उन्हें पूरा खत्म करना है, क्योंकि बच्चे ही उनका भविष्य हैं। फिर इधर टीचर डॉक्टर यांग को चोई के बारे में बताती है कि वो उसके रिसर्च में मदद करना चाहती है। तो डॉक्टर यांग उसे 3 घंटे बाद अपने लैब में आने के लिए कहता है। अब इधर सोना उनसे अपनी दादी के बारे में पूछती है तो वो लोग उनसे बताते हैं कि वो यहाँ आ गई हैं, पर वो बहुत बीमार पड़ चुकी हैं, लेकिन वो फिक्र ना करे, उनका इलाज डॉक्टर यांग खुद कर रहे हैं। और फिर डॉक्टर यांग फिर से सोना को इंसिस्ट करता है कि वो इस पानी को पूरा पी ले, लेकिन सोना को तो वैसे ही इन सब पर शक हो रहा था तो वो ये पानी नहीं पीती है। फिर उधर डॉक्टर यांग मेजर को अपने फॉर्मूले का एक डोज देता है। दरअसल उसका ये फॉर्मूला इंसानों को ताकत तो देता ही था, पर इसके साइड इफेक्ट भी थे जिससे इंसान एक तरह का आदमखोर बन जाता था। इसलिए डॉक्टर यांग इस फॉर्मूले को परमानेंटली बनाने में लगा था ताकि एक बार डोज लेने के बाद उन्हें बार बार इंजेक्शन ना लेने पड़े। अब रात में सोना डॉक्टर यांग की सच्चाई जानने के लिए डॉक्टर यांग की लैब की तरफ जाती है, क्योंकि उसे शक था कि वो लोग कुछ तो उनसे छुपा रहे हैं। और उधर नीचे चोई के माता पिता डॉक्टर यांग से अपनी बेटी से मिलने के लिए कहते हैं। अब पहले तो डॉक्टर यांग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक है और उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसकी किसी भी बात को नहीं सुनते। तो डॉक्टर यांग उन्हें अपने लैब की तरफ ले जाने लगता है जहाँ की सोना पहले से ही मौजूद थी और उसने डॉक्टर यांग की एक्सपेरिमेंट की हुई सारी फाइलें देख ली। तभी उसने यहाँ चोई को भी देखा जो कि बेहोश थी और डॉक्टर यांग ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तभी यहाँ पर डॉक्टर यांग भी चोई के माँ बाप को लेकर आ जाता है,
जिनकी आवाज सुनकर सुना यहाँ छुप जाती है। और फिर चोई के माता पिता अपनी बेटी की ऐसी हालत देखते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं। वो डॉक्टर यांग से पूछते हैं कि उन्होंने उसकी बेटी के साथ क्या किया है। तो तब डॉक्टर यांग उन्हें बताता है कि 10 से 20 साल के बच्चों के गर्दन में एक खास तरह का द्रव्य होता है, जिससे उसने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जो कि इंसान को नई ताकत देता है और साथ ही इससे इंसानों को मार पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो इन्हें अपनी बेटी को भी दिखाता है जिसका सिर्फ ऊपर का हिस्सा था, लेकिन अभी भी उसका दिल धड़क रहा था क्योंकि उसने अपने इस फॉर्मूले से ही अपनी बेटी को इस तरह से बचा कर रखा था। अब ये सब देखने के बाद तो चोई के माता पिता और ज्यादा डर जाते हैं और वो अपनी बेटी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर यांग उन्हें रोकता है क्योंकि वो उसे छुएंगे तो वो मर जाएगी। पर चोई के माता पिता अपनी बेटी को उठाने की कोशिश करते हैं और उनके छूने से चोई की हालत बिगड़ने लगती है और वो मुंह से झाग छोड़कर मर जाती है, जिससे अब डॉक्टर यांग का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो चोई के माता पिता को गुस्से में मार देता है क्योंकि उनकी वजह से उसकी इतनी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। और अभी तक सुना भी ये सब देख चुकी थी, लेकिन डॉक्टर यांग जब हाथ धोने के लिए जाता है तो वो उसे देख लेता है, जिससे वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो ही अब उसकी आखिरी उम्मीद थी। जिसके बाद वो सोना को पकड़कर जबरदस्ती उस पर एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है और उसे बताता है कि तुम जैसे बच्चों के शरीर में एक खास तरह का द्रव्य होता है जिसे कि सीधे निकाल कर इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए पहले उसे बदलना पड़ता है, जिसे बदलने के लिए तुम्हें जो क्लासरूम में पानी दिया जाता है उसका इस्तेमाल होता है। फिर वो उसे उसकी दादी के बारे में बताता है कि अब तक तो वो मर चुकी होंगी, जिसे सुनकर सोना को बहुत दुख पहुंचता है। फिर डॉक्टर यांग उसके गले पर एक कट लगाता है और अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। उधर हम नामसून, जीवान और ली को देखते हैं जो कि टाइगर के साथ उस अपार्टमेंट के गेट पर पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें एक सोल्जर रोकता है, जिसे टाइगर कहता है कि वो कुछ इंसानों की डिलीवरी देने के लिए आया है। इस पर वो सोल्जर उसे कहता है कि पर आज तो तुम्हारी तारीख नहीं है, और वो अब उस ट्रक को चेक करने लगता है। लेकिन तभी नामसून गाड़ी को गेट तोड़ते हुए सीधे अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा देता है और फिर ये तीनों यहाँ से आर्मी के गार्ड्स को हेडशॉट देते हुए आगे बढ़ते हैं और ली इन्हें एक अंडरग्राउंड पर ले जाती है, जहाँ उसे लग रहा था कि इधर उसके साथी कैद हैं, लेकिन वो लोग यहाँ डॉक्टर यांग के एक्सपेरिमेंट की वजह से आदमखोर में बदल चुके थे, जो कि इन पर हमला कर देते हैं। अब ये देखकर ली तो सुन पड़ जाती है क्योंकि ये सभी उसके अपने थे, पर जीवान और नामसून उनसे लड़कर उन्हें मारते हैं। और फिर नामसून ली से कहता है कि अब ये इंसान नहीं रहे तो तुम इनके बारे में सोचना बंद करो, जिसके बाद ये तीनों मिलकर उन सभी ज़ॉम्बीज़ बन चुके आदमखोरों को मार गिराते हैं और आगे बढ़ते हैं, जहां इन पर वो सोल्जर गार्ड्स हमला करते हैं। तो नामसून इन दोनों को सोना को ढूंढने के लिए कहता है और खुद इनका मुकाबला करके इनकी मुंडी काटना शुरू करता है। अब इधर ली और जीवान सोना को ढूंढने के लिए अपार्टमेंट के ऊपर जाने लगते हैं, तो इधर ली के सामने मेजर आ जाता है और वो उसके साथ लड़ने लगता है। अब इधर इन दोनों की एक खतरनाक फाइट होती है और फाइट के दौरान ली एक चाकू को मेजर के आंख में घुसा देती है, पर इससे भी उस मेजर को कोई भी दर्द नहीं होता। उल्टा वो अपने चेहरे की खाल को निकालकर ली को बहुत मारता है और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिससे ली बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ अब जीवान को वो टीचर मिल चुकी थी, जिसे वो गन पॉइंट करके सोना का पता पूछता है और वो उसे कमरे से बाहर लाता है। तो यहाँ पर मेजर भी पहुंच जाता है और वो जीवान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इधर पर नामसून भी नीचे के सभी लोगों को निपटा कर आ गया था और वो जीवान को सोना के पास जाने के लिए कहकर मेजर के साथ लड़ने लगता है। लेकिन उधर डॉक्टर यांग ने अब सोना के गले से उस द्रव्य को निकाल लिया था और वो उसे अपने अंदर इंजेक्ट कर देता है, पर इससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके मुंह से खून की उल्टी निकलकर उसके चेहरे पर छाले पड़ने लग जाते हैं। तब सोना उसे बताती है कि उसने उनका एक बूंद भी पानी नहीं पिया था, तो उसे वो द्रव्य कहाँ मिलेगा। जिसे सुनने के बाद डॉक्टर यांग गुस्से में सोना को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी इधर पर जीवान भी गन लेकर पहुंच जाता है और उधर नामसून मेजर से अभी तक लड़ने में था। वो यहाँ पर मेजर को कितना भी मार ले पर उसे उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो दोबारा से उठ खड़ा हो जा रहा था। वो नामसून से कहता है कि वो मर नहीं सकता, तो नामसून उसके साथ लड़कर खिड़की के कांच से उसके सर को ही अलग कर देता है। लेकिन उधर जीवान पर पीछे से एक लेडी सोल्जर हमला कर देती है, जिसके बाद अब डॉक्टर यांग अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी के हाफ शरीर और कुछ इंजेक्शनों को लेकर यहाँ से निकलने लगता है, पर तभी वहाँ पर नामसून भी पहुंच जाता है और वो उस लेडी सोल्जर से गन छीन कर डॉक्टर यांग पर चलाता है, पर वो गोली उस टीचर की लग जाती है। लेकिन डॉक्टर यांग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो यहाँ पीछे के दरवाजे से निकल जाता है और जाते वक्त लैब में वो बॉम्ब गिरा देता है, जिससे वो टीचर भी मारी जाती है। पर जीवान किसी तरह से अपने आप को और सोना को बचा लेता है। अब इस ब्लास्ट की वजह से अपार्टमेंट के सारे लोग बाहर निकल जाते हैं, जहाँ की डॉक्टर यांग भागने की कोशिश कर रहा था। तो वो लोग डॉक्टर यांग से अपने बच्चों की ऐसी हालत के बारे में सवाल करते हैं और उसे मारने लगते हैं। उधर अब ली भी होश में आ चुकी थी, जिसे नामसून जीवान और सोना को ले जाने के लिए कहता है और खुद अपार्टमेंट के नीचे आता है, जहाँ अब डॉक्टर यांग पूरी तरह से पागल होकर अंधाधुन इन सब पर गोलियां बरसा रहा था। पर इस सब में उससे अपने उस बैग में भी गोली लग जाती है, जिसमें कि उसकी बेटी का आधा शरीर था और गोली लगने की वजह से वो मारी जाती है।
ये देखकर डॉक्टर यांग अपनी बेटी के लिए बहुत रोता है। तभी उसके सामने सोना आती है जो उसे कहती है कि तुम बिल्कुल गलत थे और तुम अपनी बेटी को भी नहीं बचा पाए। जिसे सुनकर डॉक्टर यांग गुस्से में सोना पर ही गोली मारने वाला था, पर इससे पहले नामसुन ने उसे गोली मार दी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। कि उन्हें कहती है कि वो यहीं रुककर एक नई शुरुआत करेगी। अभी इधर पर बारिश भी आ जाती है और ये सभी लोग घनन घनन गाने लग जाते हैं। जिसके बाद नामसुन सोना और जीवान को लेकर वापस अपनी बस्ती के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में सोना अपनी दादी की कब्र पर रुकती है और बहुत रोती है। फिर इसके कुछ दिनों बाद हम सोना को नामसुन और जीवान के साथ लोगों को मीट देते हुए देखते हैं और वो इनके साथ बहुत खुश थी। इधर अभी भी वो सांप वाली आंटी नामसुन पर लाइन मार रही थी तो जीवान और सोना उसको चिढ़ाने लग जाते हैं और यही पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है और कमेंट करना है। बाकी हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और बगल वाले बेल आइकन को ऑन करो, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगी।